सर्दी की ठंडी रात में और सुनसान रोड पर एक कार ड्राइवर के साथ पेश आने वाला खौफनाक वाकया आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। तो आइए सुनते हैं कार ड्राइवर की ज़बानी। कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप इस तरह की सच्ची और खौफनाक कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए स्टोरी सुनते हैं कार ड्राइवर की ज़बानी। मेरा नाम एहसन खान है और आज जो मैं आपको वाकया सुनाने जा रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी की वो रात है जिसको मैं कभी भूल नहीं पाया। ये वाकया मेरे साथ तकरीबन 15 से 20 साल पहले पेश आया था, लेकिन मैं जब भी इस वाकये को याद करता हूँ तो इसकी याद आज भी मेरे रोंगटे खड़े कर देती है। अब दोस्तों को ये बताता चलूँ कि मेरा केमिकल्स का काम है। इस काम की नोयत ही ऐसी है कि मुझे अक्सर दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, कभी किसी फैक्ट्री में नए ऑर्डर्स के सिलसिले में, तो कभी पुरानी वसूलियों के लिए, तो कभी किसी से पैसे वगैरह लेने के लिए, कि बस यूँ समझ लें कि महीने के 25 दिन मैं बस सफ़र में ही रहता हूँ और रोड की सड़कें ही मेरा दूसरा घर है। इस काम ने मुझे बहुत कुछ दिया, लेकिन उस एक रात ने मुझसे मेरा सुकून छीन लिया। ये उन दिनों की बात है जब सर्दियाँ शुरू हो रही थी, रातें लंबी और दिन छोटे होने लगे थे। एक रात तकरीबन 11 बजे मुझे गुजरांवाला से एक क्लाइंट की कॉल आई। वो मेरा पुराना और बहुत बड़ा क्लाइंट था। उसकी फैक्ट्री में कोई इमरजेंसी आन पड़ी थी और उसे खास किस्म के केमिकल की फौरी ज़रूरत थी। उसके बात करने का लहजा इतना परेशान था कि मैं उसे इनकार नहीं कर पाया। उसने कहा, एहसन भाई, अगर मुझे ये केमिकल सुबह तक ना मिला तो मेरा लाखों का नुकसान हो जाएगा। आप जैसे भी हो सके अभी निकले। अब कारोबार में ऐसे मौके आते हैं जब आपको अपना आराम छोड़कर काम की तरफ तवज्जो देनी पड़ती है। बस इसी वजह से मुझे उसी वक्त इस्लामाबाद से निकलना पड़ा। हालांकि रात गहरी हो चुकी थी और मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं इस टाइम निकलूं। फिर मैंने जल्दी से एक छोटा सा बैग तैयार किया, कुछ ज़रूरी कागजात रखे और मैं अपने घर से निकल गया। मैं अभी इसी कश्मकश में था कि मोटरवे से जाऊं या जीटी रोड से। इससे पहले मैं जब भी गुजरांवाला गया था हमेशा मैंने जीटी रोड का ही रास्ता इख्तियार किया था, क्योंकि वो रास्ता शहरों के बीच से गुजरता है। क्योंकि इन रास्तों में रौनक लगी रहती है, इंसान खुद को अकेला महसूस नहीं करता। लेकिन जीटी रोड पर ट्रकों की भरमार और ट्रैफिक की वजह से आप जानते होंगे कि वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। और दूसरी तरफ मोटरवे का रास्ता खाली और तेज़ रफ्तार था। लेकिन मोटरवे से मुझे गुजरांवाला जाने का कोई भी रास्ता मालूम नहीं था, क्योंकि मैं जब भी गया था जीटी रोड से ही गया था। अब मैं गाड़ी चलाता हुआ इस्लामाबाद टोल प्लाजा की तरफ बढ़ रहा था, तो तभी मुझे मोटरवे पुलिस की एक गाड़ी नज़र आई। मैंने पूछा, उनसे बेहतर कौन बता सकता है, क्यों ना मैं अपना रास्ता इन्हीं से पूछ लूँ। मैंने अपनी गाड़ी उनके करीब रोकी और उनसे रास्ते के बारे में पूछा। उन्होंने बड़े इत्मीनान से बताया कि जी बिल्कुल, मोटरवे से रास्ता जाता है गुजरांवाला की तरह। उन्होंने बताया कि आपको आगे जाके गुजरांवाला इंटरचेंज से उतरना होगा, वहां से एक लिंक रोड सीधा आपको गुजरांवाला ले जाएगी। उनकी बात सुनकर मुझे तसल्ली हुई और मैंने अपना वक्त बचाने की खातिर मोटरवे पर चढ़ने का फैसला कर लिया। लेकिन उस वक्त मेरे से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं उनसे ये पूछना भूल गया कि वो लिंक रोड कैसा है जो मैं उतर के गुजरांवाला की तरफ एंटर होऊंगा। क्या वो रोड महफूज है या रात के वक्त उस रोड पर सफ़र करना कैसा रहेगा। अब इस छोटी सी बात की गलती की वजह से मुझे आगे क्या फेस करना था वो मैं नहीं जानता था। वो मैं आपको आगे स्टोरी में बताऊंगा। अब मोटरवे से जो टर्न गुजरांवाला की तरफ आता था वो डायरेक्ट शहर की तरफ नहीं जाता था, क्योंकि उसके बीच में 20-25 किलोमीटर का एक ऐसा रास्ता था जो बिल्कुल वीरान और सुनसान था। खैर, मैंने अपनी गाड़ी मोटरवे पर चढ़ा दी। अब मेरे सफ़र का आगाज शुरू था। टाइम रात के 12 बज रहे थे और मोटरवे तकरीबन सुनसान पड़ा था। बस इक्का दुक्का गाड़ियाँ तेज़ रफ्तारी से मेरे पास से गुजर जाती और उसके बाद दूर तक बिल्कुल खामोशी छा जाती। इस्लामाबाद से कुछ दूर निकलने के बाद ही, कुछ दूर आगे जाने के बाद एक आरामगाह रेस्ट एरिया आया। मैंने अपनी गाड़ी वहां रोकने का फैसला किया। ये एक रेस्ट एरिया आता है जहां आप अपनी गाड़ी में फ्यूल भी भरवा सकते हैं और अगर भूख प्यास लगी हो
तो आप इधर रुककर खा पी भी सकते हैं, आपको मालूम होगा इस चीज़ का। अब मैंने सोचा कि मैं अपनी गाड़ी की टैंकी फुल करवा लेता हूँ और एक कप तेज सी चाय पी लेता हूँ ताकि थोड़ा फ्रेश हो जाऊँ और मेरा सफ़र आसानी से कट जाए। रात के वक्त मोटरवे पर ड्राइविंग करते हुए सबसे बड़ा डर यही होता है कि कहीं रास्ते में नींद ना आ जाए, पता भी नहीं लगता और बंदे की कब आँख लग जाए। सिर्फ एक लम्हे की गफलत किसी बड़े हादसे की वजह बन जाती है। मैंने अपनी गाड़ी पेट्रोल पंप की तरफ मोड़ी, टैंकी फुल करवाई और फिर मैं अपनी गाड़ी रेस्टोरेंट की पार्किंग की तरफ ले गया। जैसे ही मैं पार्किंग में पहुंचा और अपनी गाड़ी से बाहर निकला, तभी फौरन एक 10-12 साल का बच्चा भागता हुआ मेरे पास आया। उसके कपड़े बहुत मैले थे और उस बच्चे के चेहरे पर थकावट और मासूमियत मुझे नजर आ रही थी। वो मुझे कहने लगा, साहब गाड़ी साफ कर दूं। जो लोग मोटरवे से अक्सर सफर करते हैं उन्होंने ये मंजर जरूर देखा होगा कि रेस्ट एरियाज की पार्किंग में कुछ ऐसे ही बच्चे खड़े होते हैं जो पैसे कमाने के लिए गाड़ियां साफ करते हैं। लेकिन उस वक्त के मोटरवे के हालात आज के हालातों से बहुत मुख्तलिफ थे, क्योंकि उस टाइम में बहुत कम गाड़ियां सफ़र करती थी और ख़ासतर रात के 12 बजे तो वैसे ही हर तरफ सन्नाटा छा जाता था। मैं ये देखकर हैरान था कि इतनी रात के ये मासूम बच्चा इस जगह पर क्या कर रहा है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद बेचारा किसी मजबूरी की वजह से यहाँ पर खड़ा हो और उसे पैसों की ज़रूरत हो। मैंने अपनी गाड़ी लॉक की और उसे ये कहकर वहाँ से चला गया। मैंने बोला, ठीक है, तुम मेरी गाड़ी साफ करो, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। अब मैं रेस्टोरेंट के अंदर गया और मैंने चाय का ऑर्डर किया और फिर वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए उस रेस्टोरेंट की पिछली साइड पर चला गया। मैं जब वॉशरूम की तरफ जा रहा था तो मैंने देखा कि उसकी इमारत के बिल्कुल पीछे 2 दूर तक के फैले हुए थे। हर तरफ को अंधेरा और मुकम्मल सन्नाटा था। अब अंधेरा ऐसा था कि कोई सामने भी खड़ा हो वो नजर ना आए और हवा भी बिल्कुल साकित थी, जिसकी वजह से माहौल और भी पूरी स्टार लग रहा था। मैं वॉशरूम इस्तेमाल करके जब बाहर आया तो मेरी नज़र दोबारा उन्हीं खेतों पर पड़ी। इस दफ़ा मुझे कुछ ऐसी आवाज़ महसूस हुई जैसे कोई सूखे पत्तों के ऊपर से चल के गुजर रहा हो। हल्की हल्की सरसराहट की आवाज़ थी। आवाज़ ऐसे थी जैसे किसी के कदमों से पत्ते टकरा रहे हो, सूखे पत्ते। हालांकि वॉशरूम और खेतों के दरमियान में एक ऊंची सी जाली लगी हुई थी और इसके सेफ्टी फेंस भी लगी हुई थी। लेकिन ये मंजर देखकर न जाने मुझे क्यों अनजाना सा डर महसूस हुआ। खेतों में जानवरों का होना कोई गैर मामूली बात तो नहीं है। लोमड़ियाँ या अक्सर और भी जानवर ऐसी जगह पर घूमते रहते हैं, लेकिन मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार कह रही थी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एक अनजाना सा खौफ मेरे दिल में पैदा हो रहा था। अब इस खौफ की वजह मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा था। मैं सोच रहा था, भला किसी जानवर की आवाज़ से मेरे दिल में वहशत सी क्यों पैदा हो रही है। मेरा चेहरा अभी भी उन्हीं खेतों की तरफ ही था कि तभी मैंने उन खेतों में किसी का सर देखा। लेकिन वो सर मुझे सही क्लियर नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उस चेहरे पर मैंने 2 लाल चमकती हुई आंखें बिल्कुल वाज़ेह देखी। वो आंखें किसी लाइट की तरह अंधेरे में चमक रही थी। मैंने सोचा कि जानवरों की आंखें रोशनी पड़ने पर चमकती है, लेकिन जानवरों की आंखें चमकती हैं लेकिन उनकी तो कोई रोशनी नहीं होती। फिर मैंने सोचा कि खास तौर पर लाल रंग की आंखें तो किसी जानवर की नहीं होती। 2 आंखें ऐसी थी जैसे खून के 2 लाल कतरे हवा के अंदर मुहल्लस हो। मैं अभी भी इस बात पर कायल हूँ कि किसी भी ज़मीनी जानवर की इतनी लाल और लाइट की तरह चमकने वाली आंखें नहीं होती। ये मंजर देखकर तो मेरा दिल धक से रह गया। मैंने फौरन दिल में आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दी और तेज़ी से भागता हुआ जल्दी से उसी रेस्टोरेंट की तरफ आ गया। अब मैंने काउंटर से अपनी चाय ली और जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगा। मेरी गाड़ी रेंज ओवर थी और मेरी गाड़ी के शीशे 100% ब्लैक थे। मेरी गाड़ी में बाहर से अंदर कुछ भी नजर नहीं आता था। अब मैंने गाड़ी की तरफ जाते जाते एक बड़ी अजीब सी चीज देखी। मैंने देखा जो लड़का मेरी गाड़ी साफ कर रहा था वो मेरी गाड़ी की ड्राइविंग साइड वाला शीशा सलसल खटखटाई जा रहा था। मैं दूर से ये मंजर देख रहा था और मैं हैरान हो रहा था।
मैंने सोचा जब मैं इसके सामने गाड़ी से निकल कर गया हूँ, फिर ये बंद गाड़ी का शीशा क्यों खटखटाई जा रहा है? क्या उसे कोई वहम हो गया है? मैं जैसे ही अपनी गाड़ी के करीब पहुंचा और उस लड़के की नजर मुझ पर पड़ी, वो लड़का एकदम से मुझे देखकर बुरी तरह घबरा गया। वो ऐसे देख के घबराया जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो या उसे कोई बिजली का झटका लगा हो। वो हैरत से आंखें फाड़े कभी मेरी तरफ देखता और कभी गाड़ी की तरफ। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ चुका था। अब मैंने उसे पूछा, क्या हुआ बेटा? मैं अभी तो तुम्हारे सामने से यहाँ से गया हूँ, फिर तुम गाड़ी का शीशा क्यों खटखटा रहे थे? मेरी ये बात सुनकर उसकी घबराहट और बढ़ गई। अब मैंने जैसे ही रिमोट से गाड़ी अनलॉक की तो मेरा दरवाजा खोलने से पहले ही उस लड़के ने झपट कर जल्दी से मेरी गाड़ी का दरवाजा खोल दिया और अंदर ऐसे झांकने लगा जैसे किसी को तलाश कर रहा हो। मुझे उसकी हरकतें बहुत मशकूक लग रही थी। मुझे लगा शायद ये कोई चोर चक्का है और ये मेरे साथ कोई ड्रामे कर रहा है। मैंने अब ये देखकर उसको बाजू से पकड़ा और जल्दी से उसको पीछे करके पूछा, और मैंने गुस्से से पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? साफ साफ बताओ, ये क्या मसला है? जवाब में उसने मेरा हाथ जोर से पकड़ा और मुझे पार्किंग से पकड़कर सीधा रोशनियों की तरफ ले गया। फिर जो उस लड़के ने मुझे बात बताई वो सुनकर तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। वो लड़का हकलाते हुए बताने लगा। वो बोला, साहब जी, जब मैं गाड़ी साफ कर रहा था तो मैंने देखा कि आप सामने से आ रहे हैं और आपने वही कपड़े पहने हैं जो आपने पहने हुए थे। मुझसे बात किए बगैर और मुझे ना कोई पैसे दिए बगैर ही आप सीधा अपनी गाड़ी में आके बैठ गए। ये सुनकर मैंने उसे डांटते हुए कहा, ये तुम क्या फजूल बात कर रहे हो? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मैं तो अभी तुम्हारे सामने रेस्टोरेंट से बाहर आ रहा हूँ। अब वो लगभग रोने वाला हो गया और मुझे कहने लगा, साहब, मैं रोजी कमाने वाला गरीब आदमी हूँ। मुझे मेरे माँ बाप की कसम, मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहा। और मुझे झूठ बोलकर क्या मिलेगा? क्या आप मुझे ज्यादा पैसे दे देंगे? बल्कि हो सकता है आप नाराज होकर मुझे कुछ पीना दें। लेकिन साहब, मैंने आपको अपनी आंखों से देखा है, आप मेरे सामने गाड़ी के अंदर बैठे थे। मैं तो शीशा इसलिए खटखटा रहा था कि आप कम से कम मेरे पैसे तो दे दें। उस बच्चे की ये बात सुनकर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है। उसके पीछे उसका क्या मकसद हो सकता है। मैंने सोचा कि अब इसे मजीद बहस करने का कोई फायदा नहीं। मैंने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाल कर उस बच्चे के हाथ में थमाए और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। लेकिन गाड़ी में बैठते ही मुझे एक अजीब सी नाकाबिले बर्दाश्त ठंड का एहसास हुआ। ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे गाड़ी का दर्जा हरारत अचानक से कम हो गया हो। और उसके बाद मुझे शिद्दत से इस चीज का एहसास होने लगा कि मेरे साथ गाड़ी में कोई और भी मौजूद है, क्योंकि गाड़ी में फीलिंग आती है जब कोई गाड़ी में मौजूद हो। क्योंकि मैं अकेला था, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे गाड़ी में कोई मौजूद है। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई है, पिछली सीट पर बैठा है और मुझे मुसलसल खो रहा है। मुझे एक एहसास हो रहा था इस चीज का, और ये एक ऐसा एहसास था जिसे मैं लफ्ज़ में बयान नहीं कर पा रहा। बैक मिरर में पीछे की तरफ देख रहा था और कभी कभी गाड़ी चलाते ही बेचैनी से गर्दन मोड़कर पीछे वाली सीट की तरफ देखता, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। मेरा दिमाग पूरी तरह कंफ्यूज था कि आखिर उस बच्चे ने ये बात क्यों की। क्या वो झूठ बोल रहा था या सच? अगर वो झूठ था फिर तो ठीक था, शायद उसने लालच में इस तरह किया हो या कोई और वजह हो। लेकिन उसकी बात में अगर 1% भी सच्चाई हो और अगर उसने वाकई ही किसी को देखा था मेरी ही शक्ल में गाड़ी में बैठते हुए, तो उसके नतीजे बहुत खतरनाक हो सकते थे। क्योंकि वो जो कोई भी गाड़ी में बैठा था वो अभी भी उस गाड़ी में मौजूद था, वो अभी भी गाड़ी के अंदर था। मैं अपने दिमाग में बस सोची जा रहा था और इन्हीं सोचों में गुम था। तभी मुझे मेरी पिछली सीट से आवाज आई कि जैसे किसी ने चिप्स का पैकेट उठाया हो। मेरी पिछली सीट पर अक्सर ही चिप्स के पैकेट या कोई बिस्किट वगैरह पड़े रहते थे, ताकि सफ़र में अगर भूख लगे तो चलो ये स्नैक्स काम आ जाते हैं। लेकिन वो आवाज़ कैसे आ सकती थी? वो आवाज़ बिल्कुल ऐसे थी
जैसे किसी ने बिस्किट के पैकेट को जोर से मरोड़ा हो, उससे जो तेज चिड़चिड़ाहट की आवाज पैदा होती है, वो आवाज बिल्कुल वैसी ही थी। ये आवाज सुनते ही मेरा दिल जैसे एकदम से धड़कना बंद हो गया हो। पिछली सीट से आने वाली उस चिड़चिड़ाहट की आवाज ने मेरे पूरे जिस्म में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ा दी थी। ये आवाज बज़ाहिर बहुत मामूली सी थी, लेकिन उस वक्त वो आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी, क्योंकि माहौल बिल्कुल शांत था। मेरा दिमाग बुरी तरह सुन्न हो चुका था उस कार साफ करने वाले लड़के की बातें सुनकर और उस खेत से नजर आने वाली वो खौफनाक सी चीज को देखकर। और उसके बाद अब ये सब मंजर मिलकर एक ऐसी होलनाक तस्वीर बना रहे थे जिसे मेरा जहन कबूल करने से इनकारी था। फिर मुझे एकदम से ख्याल आया, कहीं ऐसा तो नहीं कि गाड़ी के अंदर कोई चूहा घुस गया हो और वहीं पिछली सीट पर उछल कूद कर रहा हो। इस ख्याल से मेरे दिल को तसल्ली तो थी, लेकिन मेरा दिल इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि चूहे की हरकत से इतनी तेज आवाज नहीं आ सकती थी, क्योंकि ये आवाज ऐसी थी जैसे किसी ने जानबूझकर मेरी तवज्जो अपनी तरफ करने के लिए उस पैकेट को उठाया हो। मैंने हिम्मत करके अपनी गाड़ी की छत पर लगी हुई रूफ लाइट को ऑन किया और गाड़ी को एकदम से सड़क की साइड पर मैंने पार्क कर दिया। मैंने ब्रेक इतनी जोर से मारी कि टायरों की आवाज इतनी तेज थी कि टायरों की आवाज बहुत दूर तक भी सुनाई दी गई हो। अब गाड़ी रोककर मैंने पीछे गर्दन घुमाकर अच्छी तरह पीछे देखना शुरू कर दिया। मेरी पिछली सीट पर कुछ स्नैक्स के पैकेट और पानी की बोतल्स पड़ी हुई थी। मैंने हर कोने और हर दर्ज में नजर दौड़ाई, सीटों के नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई भी मौजूद नहीं था। ना कोई चूहा था और ना कोई और चीज। सब कुछ वैसे का वैसा ही था जैसा मैंने रखा था। अब ना ही कोई आवाज आ रही थी और ना ही कोई हरकत महसूस हो रही थी। इस खामोशी ने मेरे खौफ को और बढ़ा दिया। मैंने सोचा कि अगर कोई जानवर होता, गाड़ी की लाइट जलने पर वो छुपने की कोशिश तो जरूर करता, लेकिन वहां तो मुकम्मल खामोशी थी। अब मैंने गाड़ी की छत की लाइट को ऑन ही छोड़ दिया और दिल को तसल्ली दी कि अगर कोई जानवर हुआ भी तो वो रोशनी की वजह से तंग नहीं करेगा। मैं अपनी सुकून से ड्राइविंग कर लूँगा, क्योंकि अक्सर ही ये छोटे जानवर अंधेरे में ही ऐसी हरकत करते हैं। मैंने दोबारा गाड़ी स्टार्ट की और सड़क पर ले आया। तभी मैंने गाड़ी चलाकर थोड़ा सा ही फासले तय किया था कि अचानक मेरी गाड़ी की छत की लाइट एक झटके से बंद हो गई। मैंने लाइट के बटन को कई बार आगे पीछे किया, उसे दबाया, लेकिन ऐसा लग रहा था वो लाइट या तो खराब हो गई थी या फिर किसी ने जानबूझकर उस लाइट को खराब कर दिया था। अब छत की लाइट के अलावा जितनी भी लाइट्स गाड़ी के अंदर मौजूद थी, डैशबोर्ड की, दरवाजों की, मैंने उन सभी लाइट्स को आजमा कर देखा, लेकिन कोई एक भी नहीं जल रही थी। गाड़ी के अंदर लाइट जलने की वजह से जो मुझे थोड़ा इत्मीनान हुआ था, वो उसके लाइट्स के बंद होते ही मेरा इत्मीनान खत्म हो गया। अब मेरी गाड़ी में एक बार फिर से खूब अंधेरा छा गया और मुझे फिर से वही शदीद एहसास होने लगा कि मेरी गाड़ी की पीछे वाली सीट पे कोई ना कोई तो बैठा है। मेरे डर के मारे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा, तकरीबन 1:30 या 2 बज रहे थे। उसी वक्त मुझे सड़क पर एक बड़ा सा बोर्ड नजर आया। इस बोर्ड पर लिखा था कि गुजरांवाला बाएं तरफ। अब जैसे ही बाएं तरफ मुड़ने के लिए सड़क आई, मैंने अपनी गाड़ी को फौरन बाएं तरफ टर्न कर लिया। थोड़ी ही देर बाद एक छोटा सा टोल प्लाजा आ गया। इस टोल प्लाजा को देखकर मुझे इतनी खुशी और इतना सुकून महसूस हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। ये इत्मीनान और ये सुकून मेरी बयान से बाहर है। ऐसा एहसास था जैसे सहरा में भटकते हुए इंसान को पानी का कुआं नजर आ गया हो। मैंने जल्दी से गाड़ी तेज की और टोल प्लाजा वाले बंदे के पास पहुंच गया। वह एक वाइट सफेद दाढ़ी वाला एजेड सा आदमी बैठा हुआ था। मैंने अपनी गाड़ी का शीशे नीचे किया और मैंने उसे पूछा, भाई साहब, क्या गुजरांवाला जाने का रास्ता
इधर से ही आएगा। हालांकि मैं जानता था कि यही रास्ता है उसी साइड पे जाने के लिए। उस वक्त बस मैं इतना डरा हुआ था कि बस मैं किसी न किसी से बात करना चाह रहा था ताकि अपने दिल के डर को थोड़ा कम कर सकूं। अब उस बंदे के मुंह में पान था जिसकी वजह से उसका मुंह भरा हुआ था। उसने कुछ बोलने की बजाय सिर्फ अपना चेहरा हाँ में हिलाकर मुझे जवाब दे दिया। अगर उस आदमी के मुंह में पान ना होता शायद मैं उससे मज़ीद सवाल कर सकता था। मैं उससे ये पूछ सकता था कि भाई क्या ये रास्ता साफ़ है और यहाँ रात के टाइम में कोई सिक्योरिटी का मसला तो नहीं है, क्या ये रास्ता सेफ़ है। क्योंकि अब मैं मोटरवे की सेफ सड़क से निकलकर एक नामालूम रास्ते की तरफ जा रहा था। यहाँ ना मोटरवे की पुलिस की पेट्रोलिंग होती थी और ना ही कोई और हिफाजती इंतज़ाम थे, लेकिन शायद मेरी किस्मत में आज आजमाइश लिखी थी, इसीलिए रास्ते खुद ब खुद ही बनते जा रहे थे। खैर मैंने अपने ढूल की पर्ची ली और गाड़ी उसी सड़क पर डाल दी जो मोटरवे और गुजरांवाला शहर को आपस में जोड़ती थी। अब शुरू शुरू में तो मुझे सड़क बिल्कुल ठीक लगी, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था आगे बिल्कुल वीरानी छाती जा रही थी और सड़क इतनी ख़राब थी कि जगह जगह पर 2-2 फुट के कटे आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये सड़क कई सालों से बनी पड़ी हुई हो। बिल्कुल कच्चा सा वीरान सा टूटा फूटा रोड था और जब सड़क इतनी ख़राब हो तो बंदे की रफ्तार वैसे ही कम हो जाती है। बस यही वजह थी कि मैं बस बमुश्किल 30 से 40 की स्पीड में गाड़ी चला पा रहा था। कभी कभी तो इतना बड़ा गड्ढा आ जाता था कि गाड़ी को लगभग रोकना पड़ता था और ऊपर से मुझे एक खौफनाक एहसास था कि मेरी गाड़ी के पीछे कोई है। ये एहसास अभी भी मेरे जहन में ही चल रहा था। मैं बार बार शीशे में देखता लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ भी नजर ना आता। उसी वक्त मेरी गाड़ी एक बहुत बड़े गड्ढे में गिरी। मेरी गाड़ी को शदीद झटका लगा और वो गाड़ी पूरी ही तरह ऊपर नीचे हुई। उसी झटके के दौरान जब मेरी नज़र मेरे बैक मिरर पर पड़ी तो मेरे औसान खता हो गए। वही 2 लाल आंखें जो हवा में तैर रही थी, जो मैंने वॉशरूम के पीछे वाली साइड पे देखी थी, वो आंखें सिर्फ चंद सेकंड के लिए मुझे पिछली सीट पर नजर आई। मैंने देखा वो आंखें मेरी तरफ ही देख रही थी। यह मंजर देखकर मेरे जिस्म का खून खुश्क हो गया। मैंने एक जोर से चीख मारी और जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कुछ भी मौजूद नहीं था। मेरी गाड़ी की पिछली सीट बिल्कुल खाली थी। अब मैं सोचने लगा अब ये मेरा वहम नहीं हो सकता। मैंने उन लाल आंखों को अपनी आंखों से शीशे में देखा था और मैं ये बात भी पूरे यकीन से कह सकता हूँ, ये आंखें वही थी जो मैंने उस खेत में देखी थी। अब इसका मतलब साफ था कि ये वही मखलूक थी जो उस वॉशरूम से मेरे पीछे लगी हुई थी और शायद ये वही चीज़ हो सकती है जो मेरी शक्ल में मेरी गाड़ी में आके बैठी थी। मैंने गाड़ी चलाते हुए अपने साइड मिरर से आसपास का जायज़ा लिया, लेकिन आप यकीन करें वहाँ इतना सन्नाटा था कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। दूर दूर तक ना कोई रोशनी और ना कोई घर और ना कोई इंसान, यहाँ तक कि ना कोई साइकिल सवार और ना कोई पैदल इंसान नजर आ रहा था। सिर्फ टिड्डों की आवाज़ थी जो इस खामोशी को भी खौफनाक बना रही थी। मेरी अकेली गाड़ी इस टूटी फूटी सड़क को अचकीले खाते हुए क्रॉस कर रही थी। अब ये मंजर इतना खौफनाक था कि मेरा जिस्म कांपने लगा। अब मैंने देखा कि मेरी गाड़ी के मीटर की लाइट चिल भी लाई और फिर एक एक करके लाइट्स बंद हो गई। लाइट्स ऐसे बंद हुई जैसे सबसे पहले मेरे स्पीडोमीटर की लाइट ऑफ हुई, उसके बाद फ्यूल केज की और उसके बाद इंडिकेटर्स की भी लाइट्स ऑफ हो गई। अब क्योंकि सिर्फ मेरे स्पीडोमीटर की लाइट्स ही ऑन थी गाड़ी में, ये भी बिल्कुल अंधेरे में डूब गई और इसके कुछ ही देर बाद मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स
भी एक एक करके बंद हो गई। अब मेरी पूरी गाड़ी अंधेरे में डूब चुकी थी, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर मेरी गाड़ी का इंजन अभी भी ऑन था और गाड़ी बिल्कुल अपनी रफ्तार से चल रही थी। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मुझे किसी अंधे कुएं में फेंक दिया हो। मेरी गाड़ी के शीशे वैसे भी काले थे। मेरी गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन ही थी जिसमें से चांद की रोशनी में से हल्का पुल्का नजर आ रहा था, लेकिन हेडलाइट्स ना होने की वजह से वो रोशनी भी किसी काम की नहीं थी। मुझे तो ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे किसी चलते हुए ताबूत में बंद हो गया हूँ। लाइट्स बंद होने की घबराहट से मैंने जल्दी से अपनी गाड़ी रोड की साइड पर खड़ी की और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। और गाड़ी से बाहर निकलते ही पूरी ताकत से मैं चीखें मारने लगा। मैं जोर जोर से फिराने में चीखने लगा, क्या कोई है? मेरी मदद करो, यहाँ कोई है? मैं जोर जोर से उस वीराने में चिल्लाने लगा, क्योंकि डर और वहशत की वजह से मेरी नफ्सियाती हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। अब बाहर का माहौल इतना खौफनाक था कि मैं आपको बयान नहीं कर पा सकता। बाहर बिल्कुल खामोशी थी और गहरा सन्नाटा था। अब ये मंजर देखकर मुझे मज़ीद खौफ होने लगा और मेरा ज़हनी तवाज़ुन वैसे भी इस टाइम बिल्कुल ख़राब हो चुका था। अब मैं सोचने लगा कि इस टाइम में क्या किया जाए। तभी मेरे जहन में एक ख्याल आया, क्यों ना मोटरवे पुलिस को कॉल करके इस बारे में बता दूं। तभी मैंने अपना फ़ोन उठाया और जल्दी से 103 पे कॉल की। अब एक मोटरवे पुलिस से मैं बात कर रहा था। मैंने उसको अपना सारा वाक़या बताया कि मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स ख़राब हो चुकी हैं और मैं मोटरवे से उतरकर गुजरांवाला की तरफ जाते हुए कच्चे रोड पर खड़ा हूँ। वो आप प्लीज किसी मदद को भिजवाइए। उस बंदे ने मुझे कहा कि आप मोटरवे की हदूद से बाहर हैं, पर फिर भी मैं किसी को भेजता हूँ आपकी मदद के लिए, पर उसके लिए आपको पौना घंटा या आधा घंटा का इंतज़ार करना पड़ेगा। अब ये बात सुनते ही मैं उस ऑफिसर को जल्दी से अपने बारे में बताने लगा कि सर, पहले मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स एक एक करके बंद हुई है, उसके बाद मेरी गाड़ी की हेडलाइट्स भी बंद हो गई है और मैं अब एक मुकम्मल सन्नाटे में खड़ा हूँ। सर, मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी में जिन्नात हैं जो मेरे साथ ही हैं और मुझे परेशान कर रहे हैं। क्या आप काइंडली जल्दी किसी को मदद के लिए भेज सकते हैं? ऑफिसर ने मेरी ये बात सुनकर मुझे कहा कि सर, क्या आपने ड्रिंक की है? तो मैंने उसे अपनी बिल्कुल सफाई दी कि मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ। खैर, वो मेरे लहजे और मेरी परेशानी से समझ चुका था कि ये इंसान किसी मुश्किल में है। अब इंतज़ार के सिवा और कोई भी चारा नहीं था। अब मैं इंतज़ार करने लगा और उसी जगह खड़े होकर आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। तभी मैं गाड़ी के अंदर गया और गाड़ी में मैंने अपने फ़ोन पे कुरान की आयत लगा दी। अब मैं आयतल कुर्सी भी पढ़ने लगा और कुरान की आयत भी चल रही थी। तभी आप यकीन करें, भी कुछ ऐसा होता है जिसको सुनने के बाद आप भी डर जाएंगे। आयतल कुर्सी पढ़ते ही और कुरानी आयत चलते ही मेरी गाड़ी के पिछले डोर से मुझे लॉक खुलने की आवाज़ आई, जैसे कोई गाड़ी का लॉक खोलता हो दरवाजे का। मैंने इतना गौर नहीं किया, लेकिन जब मैंने पीछे मुड़ के देखा एकदम से, तो मेरी गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था, जैसे से कोई निकल कर अभी अभी बाहर गया हो। ये मंजर देखकर मैं तो भी घबरा गया और ज़ोर ज़ोर से आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। मैंने अंदर से ही गाड़ी की अपना दरवाज़ा बंद किया और अपनी गाड़ी स्टार्ट की और हैरत अंगेज तौर पर मेरी गाड़ी फौरन स्टार्ट हो गई और सारी लाइट्स ऑन होने लगी। मैंने बिना कुछ सोचे समझे ही जल्दी से गाड़ी का गियर डाला और जल्दी इस जगह से मैं जितना जल्दी हो सकता था मैं उस जगह से निकल गया। और मैंने अपनी गाड़ी की ब्रेक तब तक नहीं मारी जब तक मुझे गुजरांवाला के शहर की रोशनियां नजर ना आई हों। तो दोस्तों, ये मेरा सच्चा वाक़या है। अगर आपको पसंद आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैसी लगी आपको स्टोरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ये मेरा एक सच्चा वाक़या था जो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूं। मैं दोस्तों, जब भी आप किसी ड्राइव पे निकले रात के टाइम, तो आप कुरानी आयत ज़रूर सुना करें, क्योंकि ये चीज़ें कुरानी आयत पे आपके करीब नहीं आती और आपको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बेशक अल्लाह की ये मखलूक इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है
अल्लाह पाक सबको अपने हिस्से ईमान में रखे। मीन दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये आज की स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मुझे भेज सकते हैं। मैं आपकी स्टोरी को ज़रूर नरेट करूँगा। व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।